प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, एक क्षेत्र। ऑनलाइन वालों माफी चाहेंगे भाई, ठीक है। माइक लगाना भूल गए थे, वापस आते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हम लोगों ने कल देख लिए थे, अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स, है ना। और क्षेत्रों में हम लोगों ने यहाँ पर 3 क्षेत्र देखे थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, या इसको सेवा क्षेत्र बोल रहे थे, है ना। टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर हम लोग इसको बोल रहे थे, ठीक। अभी यहाँ पर आ जाते हैं, हम लोगों ने पहले देख लिए थे कि भाई प्राथमिक क्षेत्र ऐसे होते हैं जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल भी देखा था यहाँ पर कि भाई एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था माइनिंग हो गया, खनन, पशुपालन हो गया, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, उसके अलावा मत्स्यन हो गया, फिशरीज, ये सारे के सारे यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में आ जा रहे थे। सेकेंडरी सेक्टर में देखा था कि ऐसे सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स का यानी प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का क्या कर रहे थे, मूल्यवर्धन कर रहे थे। मूल्यवर्धन हम लोगों ने देखा था मशीन से, एक ऐसी मशीन बनाई थी हम लोगों ने जिधर से क्या डाल रहे थे अपन, पोटैटो, आलू, इधर से निकल के आ रहा था क्या, सोना, गोल्ड। मूल्यवर्धन हो जा रहा था, आलू से सोना बनाना मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो ये मूल्यवर्धन ही जो होता है वो कौन से सेक्टर में होता है, सेकेंडरी सेक्टर। और पोटैटो जो है, आलू जो है, कौन से क्षेत्र का उत्पाद है, प्राथमिक क्षेत्र के। और उत्पाद का मूल्यवर्धन जिस क्षेत्र में होता है वो कहलाता है सेकेंडरी या द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र नाम ही है इसका, जो लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने शिक्षा का लिया था, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं कि भाई एक सब्जेक्ट आपका ये है, उसको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये सेवा क्षेत्र हो जाता है। ऐसे आ जाता है चिकित्सा, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी और काफी सारी इसमें आ जाती है, बैंकिंग की सेवाएं आ जाती है, बैंक में अकाउंट खुलवाया अपन लोगों ने, सेवाएं तो प्रदान कर रहे हो, है ना। ऐसे और अलग अलग प्रकार की यहाँ पर टूरिज्म वगैरह हो गई, काफी सारी सेवाएं यहाँ आ सकती है, ठीक है। आजकल जो है बात चल रही है चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र के बारे में भी, है ना। उसको क्वार्टरनरी सेक्टर या फिर क्वीनरी सेक्टर कहते हैं पंचम को। तो भाई साहब 4th नंबर का जो हमारा क्षेत्र है वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, कई बार वैसे तो मेनली 3 ही सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, आप लोगों को एग्जाम में पूछे तो वो भी 3 ही बताना है, पर ये नई नई बातें चली है तो पता होना चाहिए। और जो 5th सेक्टर है वो क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल चीज है, ऐसी चीजें जो कि बौद्धिक या फिर कह सकते हो इनोवेटिव आइडिया से रिलेटेड है, इनोवेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे वैज्ञानिक लगे रहते हैं, जैसे इसरो के वैज्ञानिक हैं, तो उसको नॉर्मली पहले सेवा क्षेत्र में लिया जाता था कि भाई इन लोग क्या कर रहे हैं, सेवा ही कर रहे हैं। परंतु इनका काम इतने बड़े लेवल का है या फिर एक नई चीजों का इनोवेशन एक बड़े लेवल की चीज होती है, इसीलिए एक नया ही क्षेत्र बना दिया है अभी इसके लिए, ठीक है। और उसको कहते हैं हम लोग चतुर्थक क्षेत्र या क्वार्टरनरी सेक्टर। और इसको यहाँ पर बौद्धिक जो भी सेवा है, अलग अलग प्रकार की जो बड़े लेवल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है, वो सारा का सारा हम लोग 4th सेक्टर में डाल दे रहे हैं। 5वें सेक्टर में वही जो हाई लेवल की डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती है उसको डाला जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विश्व शांति की स्थापना के लिए काम करती है, क्या नाम है उसका, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो उनके जो डिसीजन मेकिंग बॉडी हुई, जो वहां पर मेन सीईओ होगा, है ना, चेयरपर्सन होगा, ये सारे के सारे आ जाते हैं 5th सेक्टर में। यहाँ पर हाई लेवल डिसीजन मेकिंग वाले आते हैं, हाई लेवल डिसीजंस, ठीक है, ये लिए जाते हैं, ये 5th सेक्टर में ले लिया जाता है। उसके अलावा IMF के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, वर्ल्ड बैंक के बारे में सुना होगा, हमारी इंडियन गवर्नमेंट में भी जो हाई लेवल के डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती है वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को। ये 2 नए सेक्टर है, ये आप लोगों को याद हल्का हल्का सा रख लेना, कभी अगर पूछ ले तो। अदरवाइज यहाँ पर 3 सेक्टर हमारे मेजर है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगर आप सिलेबस भी देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय के बाद में कि भाई कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान, ऐसे एक पॉइंट लिखा हुआ, उसमें हेडिंग लिखी हुई है। तो ये कृषि मतलब प्राथमिक क्षेत्र को लिया जा रहा है, ठीक है। उद्योग मतलब द्वितीय क्षेत्र को, मैंने आपको बताया था यहाँ उद्योग आते हैं, खाद्य प्रसंस्करण का उदाहरण लिया था, आलू से चिप्स बने थे, है ना। ऐसे यहाँ पर आ जाती है इंडस्ट्रीज, सारी की सारी इंडस्ट्रीज। जैसे अगर एग्जांपल लूं मैं आप लोगों को, तो जो नैनो बना रहे थे अपन, इंडस्ट्री में बनती है नैनो, है ना, तो उसको बोलते हैं बेटा मैन्युफैक्चरिंग करना, कार मैन्युफैक्चरिंग होती है, विनिर्माण उसको हिंदी में बोला जाता है। तो विनिर्माण गतिविधियां कहाँ आती है, पूरी द्वितीय क्षेत्र में। ऐसे तृतीय क्षेत्र के जो है सेवा क्षेत्र, जैसे IT सर्विसेज हो गई, बैंकिंग हो गई, बीमा हो गई, और मैंने आपको बताया चिकित्सा हो गया, टूरिज्म हो गया, ये सारी चीजें। तो ये हम लोग देखेंगे अभी जब हम लोग राष्ट्रीय आय आज पढ़ेंगे, उसके बाद में कि अलग अलग क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। वही आपका एक टॉपिक एक हेडिंग से डाल के दी हूँ
उन्होंने सिलेबस में। ठीक है अभी यहाँ तक क्या? चलिए तो आज शुरू करते हैं। ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा भाई। ठीक है आज डेमो चल रहा है अपना, कल से जो ये फ्री डेमो खत्म हो जाने वाला है यूट्यूब वगैरह पे जो चल रहा है। ठीक है चलिए तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें एडमिशन ले ले तो ले लीजिए जल्दी जल्दी। आ जाते हैं यहाँ पर, बात करते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में, नेशनल इनकम, एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है सामान्य शब्दों में अगर मैं आप लोगों को राष्ट्रीय आय क्या होती है बताऊं तो सिंपल सी बात है कि राष्ट्र के लोगों की आय ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है परंतु ये इतना आसान नहीं है राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कर लेना, इसीलिए इससे संबंधित कई सारी संकल्पनाएं हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम लोग पहले एक एक करके समझेंगे और फिर आएंगे राष्ट्रीय आय होती क्या है उस पर। और उसमें जो सबसे पहली संकल्पना है वो है जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की। ठीक है अब यहां पर समझिएगा, मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई है, फिर से एक और बार बताऊंगा, रटना कुछ भी नहीं है, समझना है अपन को हर एक चीज। ठीक है तो पहली बात करते हैं जीडीपी के बारे में, और इसका जो शब्द है ना अर्थव्यवस्था में जो शब्द है वही मैक्सिमम चीजें कह जाता है। कैसे कह जाता है तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, सकल घरेलू उत्पाद या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सकल का मतलब होता है सारा का सारा, मतलब जब सारी चीजों के बारे में बात चल रही होती है, नॉर्मल वर्ड है। ठीक है बात करते हैं घरेलू और उत्पाद के बारे में। घरेलू वर्ड क्या होता है तो मैंने एक एग्जांपल देता हूं हमेशा कि भाई हम अगर एक लड़की देखने जा रहे हैं तो बोलते हैं उसको कि घरेलू कामकाज आपको आते हैं या नहीं आते। ठीक है ये चीज लड़की अगर क्लास में होती तो मैं बोलता कि भाई अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है क्योंकि फिर आप घरेलू कामकाज कहाँ करेंगे, आप पूरे जिले को संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर घरेलू का अर्थ हुआ कि घर के सारे कामकाज, जैसे खाना बनाना हो गया, बर्तन साफ करना हो गया, कपड़े धुलना वगैरह वगैरह, मतलब एक घर के अंदर जो सारे कार्य होते हैं वो अगर आपको आ रहे हैं तो आपको बोला जाता है घरेलू कार्य आते हैं। बस यही है, घरेलू का मतलब है घर के अंदर। ठीक है उत्पाद मैंने आपको कल ही बताया कि जो 3 अलग अलग प्रकार के लोग थे, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और निवेशक, याद आ रहा है आप लोग कल वो कुछ चीजों का उत्पादन करते हैं, समझ में आ रहा है आपको। तो यहां पर जो उत्पादक है उसको लेंगे हम लोग, और जो सारे के सारे उत्पादक है कुछ चीजें बना रहे होंगे, जैसे अंबानी जी है जियो की सिम बना रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या हुआ, जियो की सिम। रतन टाटा नैनो बना रहे तो नैनो उनका प्रोडक्ट हो गया, उत्पाद हो गया। ऐसे यहाँ अलग अलग लोग आते हैं, जैसे बीएचएल है हमारे भोपाल में, ट्रांसफार्मर बनाती है बड़े बड़े, तो ट्रांसफार्मर क्या हो गया, उनका उत्पाद हो गया। तो ऐसे घर के अंदर जो भी उत्पाद होते हैं उसको कहते हैं घरेलू उत्पाद। मोटा मोटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है अब यहां घर से क्या मतलब है वो हम लोग समझेंगे। तो अगर हम लोग भारत की जीडीपी की बात कर रहे हैं तो घर से मतलब है पूरे पूरे भारत की हमारी सीमा। तो मान लीजिए कि ये हमारे भारत का मैप है जो मैंने आपको बना के बताया। ठीक है अब भारत का मैप ऐसा है नहीं एक्चुअल में, बट मान लीजिए अभी अर्थशास्त्र के शिक्षक है, ज्योग्राफी के होते तो भारत का पूरा मैप बना के बता देते आपको। ठीक है तो ये मान लीजिए हमारे भारत की कौन सी सीमा है, घरेलू सीमा। इंद्रदेव भी मान रहे हैं। ठीक है घरेलू सीमा, या फिर इसी को हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं डोमेस्टिक बाउंड्री। ठीक है कई जगह पर इसके लिए एक शब्द उपयोग में आता है, आवाज आ रही है आप लोगों को, कई जगह पर इसके लिए एक शब्द जो उपयोग में आता है उसको कहते हैं आर्थिक सीमा। तो आर्थिक सीमा शब्द क्यों उपयोग में आ रहा है ये भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है अभी अपन लोग बात कर लेते हैं घरेलू सीमा के बारे में। ठीक है ये हमारे भारत का नक्शा है और नक्शे के अंदर जो सारी चीजें आ रही है उसके बारे में हमारी बात चल रही मोटा मोटी। ठीक है जो भी भारत का मैप है जैसे लगा हुआ पीछे साइड में वो मान लीजिए आप, क्लियर है क्या यहाँ तक के। ठीक है अब ये जो भारत की सीमा है इसके अंदर काफी सारे लोग रहते हैं। एक हमारे जैसे लोग जो कि भारत के क्या है, नागरिक है, सिटीजन्स। ठीक है तो बना देते हैं भाई साहब, चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो मजा भी आएगा ज्यादा। ठीक है एक हमारे भारत के लोग जो कि हमारे जैसे है, नागरिक, हंसते हुए खेलते हुए। ठीक है नागरिक है, सिंपल से कंघी कर रहे हैं हम लोग, एकदम सिंपल से आपकी और मेरी तरह। अब मेरी तो नहीं हो पा रही है बट आप लोग ऐसी कुछ कंघी कर रहे हैं। ठीक है लड़कियां नाराज ना हो भाई लो। ठीक है तो कुछ लोग कौन होते हैं, नागरिक यानी सिटीजन। परंतु क्या भारत देश में केवल नागरिक ही रहते हैं, कुछ लोग बाहर से आके भी तो रह सकते हैं, है ना। भाई बारिश बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर, तो अगर आपको शोर आ रहा है तो दिक्कत की बात है, इसमें नहीं आना चाहिए, इसमें तो नहीं आएगा ज्यादा, इसमें नॉइस कैंसिलेशन लगा हुआ। चलिए तो कुछ लोग होते हैं कौन, नागरिक, जो कि देश की घरेलू सीमा के अंदर रहते हैं। ठीक है और ऐसे ही घरेलू सीमा में काफी सारे बाहर के लोग भी रह रहे होते हैं। बेटा एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आप लोगों को, अभी आप समझिएगा। कुछ लोग बाहर के नाराज रह रहे, घर से दूर है। ठीक है नाराज रह रहे हैं, नॉन सिटीजन, इनको गैर नागरिक बोल देते हैं। बाहर का बंदा थोड़ा स्टाइलिश होएगा, स्पाइक्स बना देते हैं, हम तो सिंपल से कंघी कर लेते हैं, बाहर का बंदा थोड़ा स्टाइलिश रहता है। ठीक है यहाँ तक क्लियर है, आवाज आ रही है, सच में नहीं आ रही होगी तो थोड़ा आगे आ सकते हैं आप लोग।
आगे आ जाइए, आ रही है, समझ में आ रहा है? आ जाइए, यहाँ आ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अभी आ रही है। ठीक, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, घरेलू सीमा या डोमेस्टिक बाउंड्री के बारे में। डोमेस्टिक बाउंड्री से बाहर मैंने अभी तक के कुछ भी बनाया है क्या? नहीं बनाया, सारा का सारा अंदर है। अंदर दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक हमारे जैसे नागरिक यानी सिटीजन, और एक दूसरे गैर नागरिक यानी नॉन सिटीजन। आप बोलोगे सर इनको क्यों बना रहे हो? तो बात कर रहे हैं यहां पर घर के अंदर जो उत्पाद है उसके बारे में। अब घर के अंदर उत्पादन केवल और केवल नागरिक ही नहीं कर रहे होते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बाहर रहते हैं और हमारी कंट्री में आके उत्पादन कर रहे होते हैं, या फिर अमेरिका का नागरिक है भारत में आके किसी चीज का उत्पादन कर रहा है। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आप लोगों को, यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट से हाँ, आपने सुना होगा एक वर्ल्ड में बेस्ट इलेक्ट्रिक कारों की कंपनी टेस्ला, सुना है? अमेरिका के नागरिक है, भारत में आके टेस्ला बनाना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो वो भारत की बाउंड्री में आके अगर बनाएंगे तो नॉन सिटीजन में ले लेंगे हम लोग, बिल्कुल ले लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जो कि अभी भारत में रहते हैं और बाहर की कंपनी है। आपने कार की कंपनी का नाम सुना होगा, सुजुकी, सुना है? वही जो टीन के डिब्बे बनाती है, बिल्ड क्वालिटी के नाम पे जीरो, है ना? तो यहां पर मारुति सुजुकी कहां की कंपनी है? जापान की है, परंतु भारत के अंदर कारों का उत्पादन कर रही है क्या? समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? मतलब कुछ बाहर के लोग आके भी भारत में कुछ ना कुछ चीजों का उत्पादन करते हैं, कुछ उत्पाद बना रहे होते हैं। समझ में आ रहा? एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहां आप लोगों के लिए, बाहर की कंपनी, और बताइए कोई आपके नजर में हो तो। कौन सी? टोयोटा, जापान की कंपनी है भी। कार का एक एग्जांपल है, दूसरा ले लेते हैं। जैसे आपने एक हाँ, मोबाइल सिम कंपनी के बारे में सुना होगा, वोडाफोन। अभी तो वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो गया है। वोडाफोन जो कंपनी है वो है ब्रिटेन की ओरिजिनली, समझ पा रहा है इस चीज को? तो वो बाहर की कंपनी है, भारत में आके कुछ ना कुछ तो दे रही है, आपको सेवा दे रही है, समझ पा रहे हैं? ऐसे ही हमारे नागरिकों के बारे में एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे नागरिक के तो ढेर एग्जाम्पल है। रतन टाटा नैनो का प्रोडक्शन कर रहे हैं आप लोगों के लिए, भारत के नागरिक है। ठीक है, अंबानी जी जियो की सिम बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अब भारत का एक और ले लेते एग्जाम्पल। भारत का एक मोबाइल फोन कंपनी है, अब खरीदना बंद हो गया, माइक्रोमैक्स भारत का है। ठीक है, तो ऐसे भारत के काफी सारे लोग भारत के अंदर रह के कुछ उत्पादन कर रहे होते हैं। ऐसे ही बाहर की कंपनी है रेडमी, बाहर से आके भारत में उत्पादन कर रही होती है। तो बाहर के काफी सारे लोग इंडिया में आके कुछ चीजों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? क्लियर है क्या यहां तक के? अब समझिएगा, ये जो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, इन चीजों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को कार बताई, मोबाइल बताया, मैंने आप लोगों को जियो की सिम बताई, वोडाफोन की सिम बताई। ठीक है, बीएचएल मान लीजिए हमारे देश के नागरिक का कंपनी है, हमारी कंपनी है, वो ट्रांसफॉर्मर बनाती है। इन सारी चीजों को हम लोग मोटा मोटी दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो चीजें होती है बेटा जिनको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर, समझ पा रहे हैं इस चीज को? इसको देख सकते हैं क्या आप लोग? छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं क्या? ऐसी चीजें जिनको देख, छू और महसूस कर सकते हैं उसको वस्तुएं कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है गुड्स। समझ पा रहे? तो ट्रांसफॉर्मर को देख पा रहे हैं क्या आप? गुड्स में आ जाएगा। कार को देख पा रहे हैं क्या? नैनो को, गुड्स में आ जाएगा। ऐसे टोयोटा सुजुकी गुड्स में आ जाएगा। जियो की सिम को तो देख पाते हैं, पर वो जो हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से, उसको देख पा रहे हैं क्या? उसको कहते हैं सेवा। मतलब ऐसी चीजें जिन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, मतलब जिसका भौतिक एग्जिस्टेंस, अस्तित्व ना हो, भौतिक प्रेजेंस नहीं हो। भौतिक प्रेजेंस का मतलब हम लोग यहाँ भौतिक रूप से विद्यमान है, समझ पा रहे हैं, पर मेरी बातें क्या दिख रही है आप लोगों को, उसको कहते हैं वो फिजिकल या भौतिक रूप से एग्जिस्टेंस में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। सेवाएं नहीं होती भौतिक रूप से एग्जिस्टेंस में। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, पर वो पढ़ाने को देख पा रहे हैं क्या? नहीं। इसको कहते हैं सेवाएं। मतलब ऐसी चीजें जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं? सेवाएं कहते हैं। सिंपल चीज है। तो यहाँ पर सेवाओं में उदाहरण लूं तो जो जियो की सिम से बातें हो रही है उसको सेवाओं में ले सकता हूं क्या मैं? वोडाफोन की सिम से जो बातें हो रही है उसको सेवाओं में ले सकता हूं क्या मैं? बाहर का एक बैंक आया, सिटी बैंक, अमेरिका का है, आपने सुना होगा, उसमें आप अकाउंट खुलवा रहे हो तो आपको सेवा दे रहा है, उसको आप देख पाओगे क्या? नहीं। अब ये मत बोलना कि सर जियो की सिम से कुछ बातें जो की जाती है उसको महसूस तो हम लोग कर लेते हैं।
उन बातों के बारे में बात नहीं की जा रही है। महसूस करने से मेरा मतलब है कि भाई गर्म तवे पे हाथ रखो तो महसूस होता है, वो वाला महसूस। समझ पा रहे क्या? ठीक है, तो मतलब कुछ चीजों को हम लोग क्या कह सकते हैं, वस्तुएं, और कुछ चीजों को कह सकते हैं सेवाएं। इसके अलावा कोई चीजें होती ही नहीं। ठीक है क्या? फिर से आ जाइएगा हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमारे देश की कौन सी सीमा थी? घरेलू सीमा। इसके बाहर मैंने कुछ भी बनाया क्या? नहीं। घरेलू सीमा के अंदर दो प्रकार के लोग बनाए, एक नागरिक, दूसरे गैर नागरिक। और ये क्या कर रहे हैं? कुछ उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। कौन से? तो हमने सारे प्रोडक्ट्स को दो भागों में विभाजित कर लिया, एक गुड्स यानी वस्तुएं, पूरी वस्तुएं, और कुछ सेवाएं यानी सर्विसेज। समझ पा रहे हैं यहां तक के? हमारे देश की कौन सी सीमा थी? घरेलू सीमा। इस सीमा के अंदर कौन कौन लोग रह रहे थे? कुछ नागरिक, कुछ गैर नागरिक। उदाहरण भी हम लोगों ने ले लिए, अंबानी जी, रतन टाटा वगैरह नागरिक आ गए। यहाँ पर नॉन सिटीजन में हम लोगों ने सुजुकी कंपनी के ले लिए, वोडाफोन वगैरह ले लिए। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? कुछ चीजों का उत्पादन कर रहे हैं। उन चीजों को हम लोगों ने दो चीजों में डिवाइड कर दिया टोटल मिला के। एक क्या हो गई आपकी गुड्स यानी वस्तुएं, दूसरी हो गई सेवाएं। समझ पा रहे क्या? ठीक है, ये जो पूरा का पूरा उत्पादन हो रहा है ना वस्तुओं और सेवाओं का, तो जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसी को जीडीपी कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? पर थोड़ी सी परिभाषा क्या हो जाती है हम लोग को, जब इतनी बड़ी परिभाषा पढ़ते हैं तो जो है कॉम्प्लिकेटेड लगती है। कैसे? वो लिखा रहेगा कि भाई देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत नागरिकों तथा गैर नागरिकों द्वारा, मतलब कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, ये क्या हो गया भाई, कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर सिटीजन और नॉन सिटीजन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा उसको जीडीपी कहेंगे। थोड़ा टफ लगता है, बाकी मैंने आपको समझाया कि कौन सी सीमा है भाई, कौन सी है? घरेलू सीमा। उसके अंदर कौन कौन लोग रह रहे हैं? नागरिक और दूसरा गैर नागरिक, सिटीजन, नॉन सिटीजन। क्या कर रहे हैं? दो प्रकार की चीजों का उत्पादन कर रहे हैं। कौन सी? वस्तुएं और सेवाएं, गुड्स और सर्विसेज का। इसी को क्या कहते हैं? जीडीपी। पर इतना आसान नहीं, समझिएगा। यहां जब आप जीडीपी का उत्पादन कर रहे हैं तो ये उत्पादन तो भाई साहब सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी हो रहा है। तो जीडीपी का प्रोडक्शन क्या तब से मैं देख लूं? आप बोलोगे सर तो बड़ा टफ हो जाएगा जीडीपी तब से नापना। अभी भी याद रखिएगा, जब भी जीडीपी के कैलकुलेशन की बात आती है तो कोई एक समयावधि लेना पड़ेगा कि नहीं, कि भाई जीडीपी निकालना है तो एक साल के लिए निकालिए या फिर एक महीने के लिए निकालिए, है ना। तो यहां पर हम लोग जब भी जीडीपी की बात करते हैं तो करते हैं एक वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर के बारे में। वित्तीय वर्ष आपको पता होगा, हमारी सरकार का जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। ठीक है, जो नॉर्मल हमारा वर्ष होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, और जो सरकार का होता है, क्योंकि उसमें वित्तीय कामकाज के ब्यौरे रखे जाते हैं, पूरा का पूरा यहाँ कैलकुलेशन किया जाता है, इसलिए उसका नाम दे दिया जाता है फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष। यहाँ क्लियर है क्या? तो फिर से आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। हमारे देश की कौन सी सीमा? घरेलू सीमा, डोमेस्टिक बाउंड्री या आर्थिक सीमा बताऊंगा। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन लोग? नागरिक, दूसरे गैर नागरिक। क्या कर रहे हैं? वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। कितने टाइम में? एक वित्तीय वर्ष में। उसी को क्या कहते हैं? जीडीपी। परंतु एक और चीज यहां पर मिसिंग है। ठीक है, जीडीपी की परिभाषा इतनी आसान थोड़ी होती है। एक और चीज यहां मिसिंग हो रही, लास्ट ईयर। ठीक है, अब जब जीडीपी आप लोग उत्पादन करेंगे तो मान लीजिए कि यहां पर हमारे यहां 10 माइक्रोमैक्स के मोबाइल फोन का उत्पादन हुआ, तो हम लोग बोल देंगे कि 10 माइक्रोमैक्स के फोन हुए, या 10 यूनिट जीडीपी है हमारी, 10 इकाई जीडीपी का उत्पादन किया है। ठीक है, अमेरिका में क्या हुआ है? 10 आईफोन का उत्पादन हुआ है। देखने से क्या लग रहा है कि दोनों की जीडीपी क्या है? बराबर है। हमारे यहां भी 10 इकाई का उत्पादन हुआ है, अमेरिका में भी 10 इकाई का उत्पादन हुआ, परंतु हमारे यहाँ कौन से फोन का उत्पादन हुआ है? माइक्रोमैक्स। उनके यहाँ पर आईफोन। क्या जीडीपी एक्चुअल में बराबर है? देखने से तो 10-10 इकाई लग रहा है भाई, पर क्या एक्चुअल में बराबर है? आपको समझ में आ रहा होगा भाई, प्राइस देखो ना इन दोनों के अंदर। इसीलिए जीडीपी कभी भी इकाई में नहीं नापी जाती कि भाई साहब पेन 10 इकाई है, कार 10 इकाई है, ऐसे करके 20 इकाई उत्पादन हो गया। जीडीपी हमेशा मूल्य में नापी जाती है, या उसको कहते हैं मौद्रिक मूल्य। अर्थशास्त्र में हर चीज को टफ करने की आदत है थोड़ी सी, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है मॉनेटरी वैल्यू या मौद्रिक मूल्य। अब देखते कैसे। हमारे यहाँ मान लीजिए ये जो 10 माइक्रोमैक्स के फोन है, एक का प्राइस 10,000 रुपए है, तो टोटल कितना रुपए का हो गया? 1 लाख रुपए का। ऐसे ही इनका 1 लाख रुपए प्राइस है, तो टोटल कितना हो गया? 10 लाख रुपए, या फिर 1,000 के ले लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ सर ये जीडीपी कुछ समझ में आ रही है, रियल में ऐसा ही है कि अमेरिका की जीडीपी हमसे कितने गुना ज्यादा है? 10 गुना ज्यादा है। समझ पा रहे हैं क्या? तो रियल जीडीपी के जो आंकड़े हम लोगों को निकालने होते हैं ऐसे कि वास्तविकता दिखाने के लिए, तो हमको उनका मौद्रिक मूल्य लेना पड़ता है या मूल्य लेना पड़ता है। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, फिर से आते हैं। कौन सी सीमा हमारे देश की? घरेलू सीमा। कौन कौन लोग हैं? नागरिक, गैर नागरिक। किन चीजों का उत्पादन कर रहे हैं?
वस्तुओं का, सेवाओं का। कितने टाइम में कर रहे हैं? एक वित्तीय वर्ष में। और उसी के मौद्रिक मूल्य या मॉनेटरी वैल्यू को क्या कह देते हैं बेटा हम लोग? जीडीपी कह देते हैं। सिंपल सा अर्थ है कि भाई ये घरेलू सीमा के अंदर इन दोनों ने मिलकर 10 माइक्रोमैक्स के फोन का उत्पादन किया है, और लेट से इसने जो है सुजुकी की कार बना दी 100। एक कार का मूल्य कितना है? 100 रुपए। यहां से 10,000 रुपए आ गए, और ये कितने थे? 100,000 रुपए। टोटल अगर आप निकालेंगे तो कुछ ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी जीडीपी निकल गई। सिंपल चीज, इतना आसान कर लीजिए। एक घर है, घर की जीडीपी निकालना सिखा देता हूं। एक घर है और हमारे पिताश्री क्या कर रहे हैं? उस घर में कंपनी डाली हुई है, ठीक है। और लेट से कि वो क्या कर रहे हैं? इस पेन का उत्पादन कर रहे हैं, और एक वित्तीय वर्ष में एक ही पेन बनाते हैं, एकदम निराला टाइप का, खुद से हाथ से डिजाइन करते हैं, और उस पेन की प्राइस 100 रुपए है। तो उस घर की जीडीपी कितनी हो गई? 100 रुपए। समझ पा रहे हैं? इस घर को बड़ा कर दीजिए, बड़ा इतना कीजिए कि भारत की सीमा पे आ जाए, घरेलू सीमा पे। अब भारत की सीमा में से सबके पिताजी काम कर रहे होंगे, सबके पिताजी कुछ नागरिक होंगे, कुछ बाहर से भी आके लोग, भाई सीमा में तो बाहर से भी लोग रह सकते हैं, तो सब उत्पादन कर रहे होंगे। उत्पादन मैंने बताया कुछ वस्तुएं होती, कुछ सेवा भी होती है। जैसे मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ आपको, इन सब का मौद्रिक मूल्य एक वित्तीय वर्ष में क्या कहलाता है बेटा? जीडीपी। इतनी ही आसान है जीडीपी, ठीक है। अगर मैं परिभाषा आपको बताऊं तो भाई साहब हिंदी में लिखेंगे कि हमारे देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, किसके द्वारा उत्पादित? नागरिकों तथा गैर नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही जीडीपी कहा जाता है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? जीडीपी समझ गए आप लोग, ठीक है। क्योंकि जीडीपी अगर आप समझ गए होंगे तो फिर बाकी सारी चीजें कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाएंगे, सब इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हवा बना के रखा हुआ है कि टफ है, टफ है, कुछ टफ नहीं भाई इसमें, है ना। और इसमें रटने वाली क्या चीज थी? अपन जीडीपी की परिभाषा रटते बैठो, नहीं तो फिर और याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी थोड़ी लॉन्ग टाइप की डेफिनेशन हो जाती है। अब ये आपके दिमाग में रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चिंटू मिंटू अपने, और ये बाहर के लोग थोड़े नाराज पड़े हुए अपने से, ठीक है यहाँ तक, ठीक। अब देखिए जीडीपी का जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई साहब यहाँ जो सीमा है, ये जो सीमा है, ये कौन सी सीमा है? तो ये घरेलू सीमा है, बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो घरेलू सीमा है, इसके अलावा एक और वर्ड का उपयोग किया था, इकोनॉमिक बाउंड्री या फिर आर्थिक सीमा। याद आ रहा है? मैंने आपको बोला था कि बताऊंगा। क्या होता है बेटा, जब भी जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है तो कई बार हमारे कुछ नागरिक जो कि बाहर रह रहे होते हैं, जैसे एम्बेसडर सुना होगा आपने, राजदूत। भारत के राजदूत अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका के राजदूत भारत में। तो जो एम्बेसी होती है हमारी, जो वहां पर हमारा कार्यालय होगा, उस एम्बेसी को बोला जाता है कि वो भारत की ही बाउंड्री है। उस एम्बेसी के अंदर आपको पता है, उन्होंने अगर कोई अपराध कर दिया तो अमेरिका के कानून के हिसाब से सजा नहीं मिलेगी उनको भारत के कानून के हिसाब से सजा मिलती है। तो मतलब वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, पाकिस्तान में भी अगर भारत की एम्बेसी होगी तो वो भारत का क्षेत्र कहलाएगा। ऐसे ही भारत के अंदर पाकिस्तान का जो है वो एम्बेसी वाला, वहां पर पाकिस्तान के कानून चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग है वो। तो वो जो एम्बेसी वाले या राजदूत के लोग होते हैं ना, भले वो अमेरिका में है, वो क्षेत्र भी भारत की सीमा में माना जाता है, पहली चीज, ठीक है क्या। इसीलिए इसको आर्थिक सीमा कह देते हैं, क्योंकि बाहर भी तो हो रही है, अब ये घरेलू सीमा ज्यादा बड़ी होगी। उसके अलावा आप लोगों ने एक और चीज समझी होगी, भारत का अगर आप नक्शा देखेंगे, ठीक है, आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था बनाना नहीं आता, थोड़ा सा बना रहा हूं इसीलिए, ठीक है। आपने देखा होगा तट रेखा से समुद्र में 200 नॉटिकल माइल्स, सुनाऊंगा आप लोगों ने, इसको समुद्री मील भी कहते हैं, नॉटिकल माइल, ठीक है। ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है, कोई बताना चाहेगा? हाँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EZ कहा जाता है इसको, या फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या होता है एक्चुअल में, एक संस्था है वर्ल्ड लेवल पे जिसको कहते हैं अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। नाम से स्पष्ट है कि यूनाइटेड नेशन का कोई ऐसा कन्वेंशन है जो कि समुद्र से संबंधित नियम बनाता है, लॉ। इसने नियम बना दिया है कि भाई साहब अगर कोई देश यहाँ पर ऐसा है जिसका तटरेखा है, तो तटरेखा से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक की जो ये पूरी डिस्टेंस है, यहाँ समुद्र के नीचे भी तो मिनरल होते हैं, खनिज होते हैं, खनिजों का खनन किया जाएगा, खनन करेंगे तो उत्पाद निकलेंगे, तो उत्पाद अब काय मिले, जीडीपी में, किसके देश की जीडीपी मिले। तो बोले 200 नॉटिकल माइल के अंदर आपकी सीमा में आ रहा है, तो वो किसके अंदर लिया जाएगा, भारत की जीडीपी में लिया जाएगा। इसीलिए घरेलू सीमा को हम लोग घरेलू सीमा के साथ ही आर्थिक सीमा शब्द का उपयोग किया जाता है। अब आप समझ पा रहे होंगे क्यों मैंने आर्थिक सीमा भी इसको बोला था, ठीक है क्या। ये 200 नॉटिकल माइल का भी क्षेत्र ले लिया जाता है, ठीक। अब आप यहाँ बीच में श्रीलंका आ गया, कई बार 200 नॉटिकल माइल नहीं हो जाता तो आधा आधा दे दिया जाता है दोनों को, समझ पा रहे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भाई एकदम 200 पता चला 200 नॉटिकल माइल श्रीलंका के अंदर घुस गए अपन, ऐसा नहीं कर सकते, दोनों का आधा आधा हो जाता है, सब लॉ बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आर्थिक सीमा समझ में आ गई होगी आप लोग। तो जीडीपी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर दो चीजें और देख लेते हैं। जीडीपी की जब हम लोग गणना करते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है हमको। पहली चीज भाई, जीडीपी मैंने आप लोगों को बोली कि 2024-25 की आपको जीडीपी निकालना है। अब यार 2024-25 से मेरा मतलब है फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष 2024-25। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं 2 साल के बारे में बात कर रहा हूं। आप समझ पा रहे हो कि बजट ऐसे ही आता है, 2024-25 का बजट आएगा। अभी ये एक ही वर्ष का बजट है, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से शुरू होके 31 मार्च 2025 तक चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं 2024-25 का वित्तीय वर्ष। समझ पा रहे हैं ना, एक ही वर्ष है, इसलिए यहां वित्तीय वर्ष शब्द का उपयोग किया मैंने, है ना, फाइनेंशियल ईयर का उपयोग किया मैंने यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक के? जब भी मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई जीडीपी की गणना करना है तो मुझे उसी वित्तीय वर्ष की वस्तुओं और सेवाओं को लेना पड़ेगा जिस वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी की गणना करना है। आप बोलोगे सर क्या समझ नहीं आया, ऊपर चला गया। ठीक है, समझिएगा। हम लोग मान लो जीडीपी की गणना कर रहे हैं 2024-25 में। आपको पता है जीडीपी क्या होता है? वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी होता है। जितनी भी वस्तु सेवा रहेगी उसका प्राइस। सिंपल चीज है। ठीक है, चलते हैं। जीडीपी की गणना करने के लिए हम लोग चले गए नैनो के शोरूम में। नैनो के शोरूम में चले, बोले भाई साहब कितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया? तो नैनो वाले ने बोला कि सर 100। ठीक है, 100 नैनो का उत्पादन किया था। पर नैनो के शोरूम में हम लोग को पता चला कि पिछले साल 20 नैनो जो है, पिछले साल भी 100 नैनो का उत्पादन हुआ था, 20 नैनो पिछले साल की बची हुई है। आप जीडीपी कैलकुलेशन करने गए, आपने देखा टोटल नैनो कितनी थी वहां पर? 120। आपने 1 नैनो का प्राइस पूछा, बोले भाई 100,000 या फिर 1 लाख, यानी 100 रुपए मान लेते हैं। तो टोटल 120 नैनो, 1 नैनो का प्राइस कितना था? 100 रुपए। कितना हो गया? 120 इंटू 100 कर दीजिए, वही आ जाएगा आंसर, है ना। तो यहां पर आपने क्या किया कि ये पिछले साल की 20 नैनो को भी इंक्लूड कर लिया, इससे हो जाएगी गड़बड़ी। तो एक चीज बताइए, जब पिछले साल आप लोग जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे होगे तो जो पिछले साल 100 नैनो बनी थी तो पूरी की पूरी 100 नैनो को कैलकुलेट कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो क्या इस बार जब आप जा रहे हैं तो इस 20 नैनो का दोबारा से कैलकुलेशन नहीं हो गया? हो गया, पिछले साल की नैनो थी। तो यहां याद रखिएगा, जब भी हम लोग जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा उसी वित्तीय वर्ष की वस्तु और सेवाओं को लिया जाता है जिस वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी की गणना की जा रही हो। मतलब केवल और केवल कितनी नैनो को लिया जाएगा कैलकुलेशन में? 100, भले वहां पर 120 रखी हुई हो। क्यों? आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहले से ही ये 20 नैनो हमने पिछले साल ले लिया। देखने से लगेगा वरना कि भाई 120 नैनो का उत्पादन किया, जीडीपी बढ़ी हुई लगेगी, पर एक्चुअल में बढ़ी है क्या? नहीं, क्योंकि इस वर्ष में हमने केवल 100 नैनो का ही उत्पादन किया। क्लियर है? दूसरा, एक और चीज यहां हम लोग को याद रखनी पड़ेगी जीडीपी की गणना करते समय, और वो जो चीज है कि भाई साहब जीडीपी की गणना करते समय केवल और केवल फाइनल गुड्स, या उसको कहते हैं फिनिश्ड गुड्स, या हिंदी में कहते हैं अंतिम उत्पाद, उसी की गणना की जाती है। आप बोलोगे सर क्या है, एक बार बता दीजिए। तो देखिए बेटा, जब भी हम लोग कोई वस्तु बनाते हैं तो जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुएं होती है, एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए हम लोगों को बनाना है, बारिश का मौसम हो रहा है, पकोड़े बना लेते हैं। ठीक है, पकोड़े के लिए चाहिए हम लोग क्या? येलो कलर की दाल, चना दाल। भाई बेसन तो बनाना पड़ेगा ना, तो ये चना दाल ले लिया। यहाँ पर येलो कलर से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि येलो दिखेगा ही नहीं इससे। इससे हमने बनाया क्या? बेसन। तो ये बेसन थोड़ा सा मेरा मोटा हो रहा है, बट थोड़ा सा इसको पतला आपको बारीक करना है। ठीक है, तो ये बेसन बना लिया, और इस बेसन से हम लोगों ने क्या बनाया फिर? पकोड़े। पकोड़े बना लिए भाई। ठीक है, क्या तक समझिएगा, ये होता है उत्पादन की पूरी साइकिल, चक्र बोलते हैं उसको उत्पादन का। एक उत्पाद जो कि शुरुआत में होता है, उससे नया उत्पाद बनता है, और उससे लास्ट। पकोड़े से कुछ और बना सकते हो क्या? नहीं। लेट से एग्जांपल लिया, ये गेहूं था, गेहूं से बनाया आटा या मैदा, मैदे से बनाया पिज्जा। ठीक है, पिज्जा के बाद में कुछ और बन सकता है क्या? अब ये मत बोला सर हम पिज्जा कड़ी चावल के साथ खा लेते हैं तो वो एक नया उत्पाद बन गया, ऐसा कुछ नहीं, वो आपके शौक है अलग से। यहाँ पर पकोड़े से और कुछ नहीं बन सकता, लास्ट उत्पाद है, उसको ही खाना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा, ये जो पहला उत्पाद था इसको कहा जाता है प्राथमिक उत्पाद, प्राइमरी गुड्स। ये जो होता है इसको कहते हैं मध्यवर्ती या माध्यमिक। ठीक है, और ये क्या है? लास्ट में बना है, अंतिम उत्पाद कहते हैं इसको। इससे बाद में कुछ नहीं बन सकता है। समझ पा रहे हैं? अगर पकोड़े से भी कुछ बना लो तो वो बना लीजिए, फिर मध्यवर्ती में 2 आ जाएंगे। पकोड़े से मान लीजिए आपने कुछ और, पकोड़े को कड़ी चावल में मिला लिया आपने, खाया ठीक खाया आप लोगों ने, ऐसा कुछ अजीब सा। ठीक है, वैसे टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर पकोड़े जो है फिर मध्यवर्ती में आ जाएंगे, जितने भी बीच में रहेंगे ना 2-4 वो सब मध्यवर्ती में आते हैं। हमने क्या बोला यहाँ पर कि जीडीपी की गणना करते समय हमेशा अंतिम उत्पाद को ही लिया जाता है। आप बोलोगे क्यों सर, ये चने ने क्या आपका बिगाड़ा है, या फिर ये चने से बेसन बना इसने क्या बिगाड़ा है? पर समझिएगा, मान लीजिए कि चना जो लगा था वो 10 रुपए का था,
इसको जैसे ही पिसाया, बेसन बनाया, तो आपको पता है पिसाने की और लेबर वगैरह के चार्ज बढ़ जाते हैं, 20 रुपए का हो जाएगा ही। इसी को बोलते हैं मूल्यवर्धन। कैसे अलग अलग उत्पादन के चरणों में प्राइस बढ़ते चली जाती है। और जब पकौड़े आप इसके बनाएंगे तो पकौड़े कितने के हो जाएंगे, हो सकता है 100 रुपए के पकौड़े मिले ये बाजार में, समझ पा रहे हैं। परंतु एक चीज बताइए कि क्या इस 100 रुपए के अंदर या इस पकौड़े के अंदर इस बेसन का मूल्य अपने आप में अंतर्निहित नहीं है क्या, इंक्लूडेड नहीं है क्या? ये भाई बेसन से ही तो पकौड़े बने हैं कि नहीं, तो ऑलरेडी इस पकौड़े के अंदर इस बेसन का मूल्य है कि नहीं है? ठीक है। और इस बेसन के अंदर ऑलरेडी इस चने का मूल्य है कि नहीं है, उसी से तो बनाया अपन ने। तो अगर मैं यहां पर चने अलग, बेसन अलग और पकौड़े अलग गिन लूं तो कितना हो जाएगा, 130 रुपए की जीडीपी आ जाएगी। ठीक है। परंतु क्या एक्चुअल में 130 रुपए का उत्पादन हुआ है? उत्पादन कितने का हुआ है? केवल 100 रुपए का। इसके अंदर ही ये 20 रुपए है, इसके अंदर ही ये क्या है, 10 रुपए है। समझ पा रहे हैं? इससे क्या हो जाती है, दो दो बार गणना हो जाती है। कैसे दो दो बार? चने यहां भी थे, चने का बेसन बना, तो चने तो है ही पहले से, यहां पर भी चने हैं, पकौड़े बन गए पहले, तो 1 2 3 बार बेसन की 2 बार, तो डबल ट्रिपल दोहरी गणना, तिहरी गणना यहां पर कर ली जाती है एक ही चीज के बारे में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी जीडीपी का कैलकुलेशन करना हो केवल कौन सा उत्पाद लेते हैं, अंतिम उत्पाद, फाइनल गुड्स या फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज को ही लिया जाता है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को क्यों लिया जा रहा है? ठीक है, ताकि दोहरी तिहरी गणना ना हो। चलिए आ जाते हैं। और एक और चीज है, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई जीडीपी की गणना करते टाइम शेयर बाजार के शेयरों को लिया जाता है या नहीं। क्या लगता है आप लोगों को, शेयर बाजार में जो शेयर बिकते हैं तो उसको लिया जाता होगा, नहीं लिया जाता होगा? नहीं बोल रहा है। और बाकी लोग लगाइए, कुछ भी तुक्का ही लगा लीजिए, अपन एमपीपीएससी वाले तुक्का लगाना आदत है। हाँ बताइए बताइए, लिया जाता है? आपको क्या लगता है, नहीं लिया जाता? देखिए यहाँ पर शेयर की प्राइस, अगर किसी ने शेयर ट्रेडिंग की होगी तो ग्राफ्स देखे, जैसे हर सेकंड में बढ़ते हैं। एक कंपनी का शेयर अगर मान लीजिए 100 रुपए का है, अगले सेकंड में 101 का हो जाएगा, उसके अगले सेकंड में 98 का हो जाएगा। देखा है आप लोगों ने? हर सेकंड में उतार चढ़ाव हो रहा है इसमें। आप जीडीपी की गणना करने जा रहे हैं एक साल की, एक साल में कितनी बार उतार चढ़ाव हुआ होगा उसमें, तो आप क्या उसको ले पाएंगे बेटा? हर सेकंड में चेंज हो रहा है, तो कितना ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा ना जीडीपी। एक सेकंड में बढ़ी, एक सेकंड में घट गई, तो ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, अस्थिर है, इसलिए शेयरों को हम लोग इसमें नहीं लेते, याद रखिएगा। ठीक है। एक और चीज है, आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे तो खाली टाइम रहेगा आपके पास में, एक अच्छा सा बंगला मिलेगा, तो उसके पीछे जगह वगह अच्छी रहती है ना। बंगला तो छोटा ही रहता, क्या ही बंगला है वो, पर यहाँ पर 2 BHK लगभग, उसके आगे पीछे जो जगह बहुत ज्यादा होती है, तो वहाँ खेती वेती कर लेते हैं ऑर्गेनिक टाइप की, कि भाई घर का खाएंगे। तो वो जो घर में आप सब्जी फल वगैरह उत्पादन ले रहे हैं, उसको अपन लोग जीडीपी में लेंगे नहीं लेंगे? नहीं लिया जाता, याद रखिएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रख लीजिए। जीडीपी आप लोगों को समझ में आ गई क्या? किसी भी देश की कौन सी सीमा, कौन सी? घरेलू या फिर कौन सी? आर्थिक सीमा। डोमेस्टिक या इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर कौन कौन लोग हैं? नागरिक, गैर नागरिक क्या कर रहे हैं बेटा? कुछ वस्तुओं का, कुछ सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। कितने टाइम में कर रहे हैं? एक वित्तीय वर्ष में कर रहे हैं। उसी के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। क्लियर है? याद रख के, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी इससे संबंधित जो संकल्पना है हमारी जीडीपी के बाद में, वो है जीएनपी। सुना होगा आप लोगों ने, सारी चीजें मेरे हिसाब से पढ़ के आ चुके हैं आप एक एक बार। पर जो ये तरीका है ये ज्यादा अच्छा है याद रखने का, या फिर पहले जो आपने एक डेफिनेशन थी और उसको रट डाली वो तरीका अच्छा है? क्या लगता है आपको? ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिमाग में रहता है हमारे, इसको वहां एग्जाम में नहीं बनाना कि तुम फोटो बना के आ गए, है ना, वो नहीं करना है, वहां पर तो लिखना है ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जीएनपी के बारे में। ठीक है, समझिएगा, हम लोगों ने बात की जीडीपी के बारे में। घरेलू उत्पाद, घरेलू में घर के अंदर के अलावा मैंने बाहर कुछ भी बनाया है क्या? मैंने पाकिस्तान में कुछ बनाया, पाकिस्तान इधर है ना हमारे, चाइना में कुछ, म्यांमार के कुछ बनाया क्या? मतलब घर के अंदर की बात की है। परंतु देखिए मैंने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था में शब्द हर एक चीज कह जाता है। यहां लिखा है नेशनल प्रोडक्ट, सकल तो आपको पता है पूरा का पूरा। ठीक है, नेशनल यानी राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय से आपके दिमाग में आना चाहिए कि राष्ट्रीयता की भावना किस में आती है? एक जगह जनगण मन चल रहा है, अमेरिका का भी नागरिक है, भारत का भी नागरिक है, तो राष्ट्रीय गान हमारा जब बजता है तो किसके अंदर गूजबम्स आ जाते हैं? गूजबम्स वो होते हैं ना, कांटे खड़े हो जाते एकदम से। मैच जब चल रहा था इंडिया का, तो लास्ट में देखा फाइनल में, तो हमारे देश के नागरिकों में ही गूजबम्स आएगी कि नहीं? ठीक है, तो नेशनलिज्म की भावना किसमें होती है? केवल और केवल नागरिकों में। ये वर्ड याद रखने के लिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब हम लोग जीएनपी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ केवल और केवल किसको लेते हैं? देश की कौन सी सीमा हो गई? इंडिया लेट से, घरेलू सीमा ये। ठीक है, इसके अंदर केवल किसको लेंगे इस बार? नागरिकों को। समझ पा रहे हैं? लो भाई, केवल किसको लेंगे? नागरिकों को लेंगे इस बार। क्यों? क्योंकि यहां पर नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात चल रही है। परंतु एक केच आ जाता है इसमें,
जैसे बाहर के लोग, देखिए यहां पर बाहर के लोग हमारे देश के अंदर आके कुछ उत्पादन कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि हमारे देश के भी कुछ लोग बाहर जाके उत्पादन कर रहे होंगे दूसरे देशों में? बिल्कुल कर रहे होंगे। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अंबानी जी के बारे में सुना होगा कि रिलायंस रिफाइनरीज चलाते हैं। रिफाइनरी मतलब जो कच्चे तेल का शोधन करते हैं, समझिएगा। यहाँ पर काफी सारे देशों में, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया, वहां पर भी इनकी रिफाइनरीज काम करती है। ऐसे ही रतन टाटा की टाटा स्टील है, टाटा स्टील की कंपनी ब्रिटेन में जाके भी क्या कर रही है? स्टील का प्रोडक्शन कर रही है। मतलब जैसे बाहर के कुछ नागरिक हमारे देश में आके उत्पादन कर रहे थे, ऐसे ही हमारे देश के नागरिक कुछ कहां जाके उत्पादन कर रहे होंगे? बाहर। और जीएनपी में नागरिकों तो लेना ही लेना है। प्लस कर दीजिए, अब आ जाएगा यहां पर पूरा का पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं भी पूरे विश्व में, कहीं भी, अमेरिका हो, चाइना हो, ब्रिटेन हो, कहीं पर भी हो, अगर कौन हो हमारे देश का नागरिक बाहर जाके क्या कर रहा हूं? उत्पादन कर रहा हूं, उसको भी हम लोग काय में लेंगे? जीएनपी में लेंगे। समझिएगा डिफरेंस कौन सा है? पहला डिफरेंस, यहां केवल कौन सी सीमा थी? घरेलू सीमा। यहां देखिए हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर भी लिया है, साथ ही साथ देश की घरेलू सीमा के बाहर भी, जहां पूरे वर्ल्ड में। पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, घरेलू उत्पाद के अंदर हमने दोनों को लिया था, एक नागरिक को भी, भाई बाउंड्री में तो कोई भी रह सकता है, परंतु यहां पर बात आ गई नेशनलिज्म की, राष्ट्रीयता की भावना किसमें रहेगी? केवल नागरिकों, केवल नागरिकों को लिया। दो यहां पर अंतर है सिर्फ और सिर्फ, और बाकी पूरा सेम है। फिर से देखिएगा, हमारे देश की कौन सी सीमा है? ये पूरी की पूरी घरेलू सीमा, प्लस साथ ही साथ घरेलू सीमा के बाहर भी। ठीक है, हमारे देश के केवल कौन? नागरिक। फिर से वही दो चीजों का बेटा, फिर से वही दो चीजों का, एक आ गई आपकी गुड्स, ठीक है, और एक आ गई कौन सी? सर्विसेज। बाहर भी जाके कुछ वस्तुओं का और कुछ सेवाओं का उत्पादन करेंगे, और उसी की एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में कौन सी वैल्यू? मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू। क्या कहेंगे हम लोग इसको? जीएनपी। तो फिर से समझिएगा, हमारे देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत नागरिकों तथा गैर नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के एक वित्तीय वर्ष में मौद्रिक मूल्य को क्या कह देते हैं? जीडीपी। यहां जस्ट थोड़ा सा अंतर है, हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर, साथ ही साथ उसके बाहर, केवल हमारे देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का एक वित्तीय वर्ष में मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। दोनों में अंतर समझ में आया है क्या आपको? देखिए कितना आसान पड़ गया जीएनपी। हमने उसके लिए पूरा का पूरा अभी आधा घंटा लगाया है, 5 मिनट में समझ में आ गया। सारी चीजें ऐसी समझ में आ जाएगी यहाँ पर आप, क्योंकि मेन जीडीपी ही था। ठीक है क्या? जीएनपी समझ में आया? अब देखिए जीएनपी को हम लोग निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले के थ्रू। अगर जीडीपी दिया हुआ हो, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, जीएनपी इज इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस, क्या हो रहा है भाई ये, तो जीएनपी इज इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है? जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इसके अंदर हम लोग कुछ नहीं करते हैं, अगर फॉर्मूले को भी समझना है तो हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, परंतु उसको एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे अभी। अभी आप लोगों को बस फॉर्मूला याद रख लेना है। जीएनपी इज इक्वल टू क्या होता है? जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अगर मान लीजिए कभी पूछ लिया तो, आज तक तो वैसे आया नहीं। क्लियर है यहाँ रख के? ठीक है, अब आते हैं दो और संकल्पनाओं के ऊपर। ठीक है, दो और संकल्पनाओं के ऊपर आते हैं। इससे पहले ही वो संकल्पना देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक होती है जीडीपी से जो निकली हुई है, इसको कहते हैं एनडीपी, सुनाऊंगा आप लोगों ने, ठीक है, जीडीपी से निकली है। दूसरी जो निकली है जीएनपी से, इसको कहते हैं हम लोग बेटा एनएनपी। मतलब जी की जगह क्या हो जा रहा है? एन, नेट। यहां ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, यहां नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। कुछ नहीं, बड़ा आसान है, समझिएगा। जब हम लोग जीडीपी या जीएनपी में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, अब ये वस्तु और सेवाओं को बनाने के लिए काफी सारी मशीनों का उपयोग होता होगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए फैन है, इसका उत्पादन हो रहा है, तो फैन का अगर आप देखेंगे जो ब्लेड्स होती है एकदम परफेक्ट शेप में होती है। परफेक्ट शेप में लाने के लिए काफी सारे मशीनों का उपयोग किया जाता होगा कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अपन ने एक साइकिल खरीदी, तो साइकिल जब धीरे धीरे चलेगी तो एक बार पहले पंचर होगी, बचपन में यही होता है, दूसरी बार पंचर होगी, तीसरी बार पंचर होगी। तो साइकिल ली थी हमने कितने रुपए की? 3000 की लेट से। एक बार पंचर हुआ 10 रुपए का, ऐसे मान लीजिए 10 बार पंचर हो गया, 100 रुपए का टोटल पंचर लगाए। बट 10 पंचर के बाद आपको ट्यूब ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो ट्यूब भी आ गया आपका 200 रुपए का। तो साइकिल ओवरऑल कितने रुपए की पड़ गई आपको? 3300 रुपए की। समझ पा रहे क्या यहाँ मेरा कहने का मतलब?
मतलब कोई भी वस्तु और सेवा का उत्पादन जब भी होता है तो जब मशीनें चलती है तो धीरे धीरे क्या आ रहा है, उसमें टूट फूट वगैरह होती है, मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं। समझ पा रहे हैं क्या आप इस चीज को? ठीक है, वो जो मशीन बना रहे थे अपन आलू से सोना बनाने वाली, जब आलू के चिप्स बनाएंगी भाई तो एक टाइम ऐसा आएगा ना उसकी ब्लेड खराब हो जाएगी, ब्लेड बदलना पड़ेगा 10 दिन बाद 15 दिन बाद, तो ब्लेड का अलग खर्चा लगेगा, टूट फूट घिसावट होगी। तो मान लीजिए कि आप जीडीपी का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, और आपने जीडीपी में आलू से चिप्स बना रहे हैं, चिप्स बना रहे थे बेटा, तो ये जो चिप्स बनाई आप लोगों ने, ये बनाई 100 रुपए की, और हर बार जब आप 100 रुपए की चिप्स बना देते हैं तो आप एक 10 रुपए की ब्लेड जो है बेटा वो खराब कर देते हैं या टूट जाती है। आप लोगों ने देखा होगा घर में टाइल्स वेल्स कटते हुए एक मशीन को देखा होगा, टाइल्स काटने की या फिर लोहा वो काटने की मशीन, तो कुछ समय बाद वो ब्लेड को चेंज करना पड़ता है। 100-200 रुपए की ब्लेड आती है, तो हर समय मतलब मान लीजिए 100 रॉड काटी उसने, उसके बाद में एक बार वो ब्लेड को चेंज करना है। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ 100 चिप्स या 100 रुपए की चिप्स बनाने के बाद में एक 10 रुपए की मशीन खराब हो जाती है, होती ही है। ठीक है, तो क्या एक्चुअल में 100 रुपए का उत्पादन किया है अपन ने? भाई उस 100 रुपए का उत्पादन करने में तो कितने रुपए का लॉस कर दिया? 10 रुपए का। नेट उत्पादन पूछूंगा तो कितने रुपए का होगा बेटा? 90 रुपए का। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? फिर समझिएगा, 100 रुपए का हमने उत्पादन किया, बाजार में ले जा लिया था, जीडीपी कितने रुपए की आ गई थी? 100 रुपए की आ गई थी, परंतु उस जीडीपी को बनाने के लिए एक मशीन का पार्ट टूट गया भाई, ब्लेड, और वो ब्लेड कितने रुपए की थी? 10 रुपए की। तो एक्चुअल में नेट या फिर उसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध या निवल उत्पाद कितने रुपए का हुआ है? 90 रुपए का। समझ पा रहे हैं? इसी को कहते हैं, यह है जीडीपी और यह है एनडीपी, यह है जीएनपी और ये क्या है? एनएनपी। ठीक है, और ये जो यहां पर मूल्य एक तरीके से घटा हुआ है इसका, इसको एक वर्ड देते हैं मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, समझिएगा डेप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्यह्रास क्या होता है। जब भी उत्पादन करते हैं हम लोग तो उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में वस्तु और सेवाओं को बनाने के दौरान मशीनों के पार्ट्स में टूट फूट और घिसावट आ जाती है। इंग्लिश में कहते हैं इसको वियर एंड टियर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस। कुछ बच्चे हमारे इंग्लिश वाले भी है तो ऑनलाइन वाले वो नाराज हो गए थे कल। ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए भी इंग्लिश बोलना पड़ेगा। ठीक, तो वियर एंड टियर या टूट फूट जो हो रही है मशीनों की वो 10 रुपए की हो रही है। जब उसको हम लोग घटा देते हैं तो हमको एक्चुअल वैल्यू आती है, इसको कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कुछ नहीं, अगर हम लोग एनडीपी निकालना चाहें तो जीडीपी तो निकाल ली भाई 100 रुपए की, 100 रुपए की जीडीपी है, इसमें लॉस कितने का हुआ है? 10 रुपए का। एनडीपी निकल के आ गई 90 रुपए, तो सिंपल सा कर लेते हैं भाई। ठीक है, हम लोग को जब भी यहाँ एनडीपी निकालनी होती है तो जीडीपी में से माइनस कर देते हैं डेप्रीशिएशन। ठीक है, या फिर मूल्यह्रास, इसको हिंदी में मूल्यह्रास कह सकते हो आप। ठीक है, जीडीपी वर्ड या फिर ऐसे वर्ड जो है आप सिंपल ही यूज कीजिए, इसको देवनागरी में ऐसे लिख लीजिए जीडीपी, क्योंकि आप देखेंगे एग्जाम में जितनी बार आया है जीडीपी जीएनपी ऐसे लिख के आया है। इकोनॉमी में ये बड़ी दिक्कत है, हिंदी वर्ड देते ही नहीं वो, सकल घरेलू उत्पाद एक बार दिया था बस, बाकी 5 बार आया कम से कम, उसमें से एक ही बार हिंदी में दिया, बाकी हर बार इंग्लिश में दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं, इतना टफ तो वर्ड है ही नहीं, अपन दोनों ही दिखते चले गए यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया? एनडीपी कैसे निकाला अपन लोगों ने? जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। ऐसे ही एनएनपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहां भी तो भाई साहब क्या हो रहा है? मूल्यह्रास हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो जीएनपी और एनएनपी, सॉरी जीडीपी और जीएनपी से कैसे एनडीपी और एनएनपी निकला है, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? 4 संकल्पनाएं हमारी यहां पर हो चुकी है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, समय कितना बचा है अपने पास में? ठीक है, 10 मिनट है अभी अपना। चलिए आ जाते हैं यहां पर, बात करते हैं अपन लोग किसके बारे में? 2 और संकल्पनाओं के बारे में। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब जीडीपी के बारे में बात कर रहे थे या जीएनपी के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोगों को प्रोडक्ट की प्राइस लेना था, मॉनेटरी वैल्यू लेना था, मौद्रिक मूल्य लेना था। ये मौद्रिक मूल्य भी अलग अलग होते हैं, समझ पा रहे हैं इस चीज को? आप बोलोगे सर अलग अलग कैसे, हमने तो एक ही प्राइस देखी, बाजार में जाओ खरीद लो, है ना? नहीं, यहाँ पर एक और इसकी कॉस्ट होती है, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट और एक जो आपने देखी है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य। ठीक है, बाजार मूल्य क्या होता है? किसी भी वस्तु या सेवा को आप गए बाजार में कि भाई साहब एक पेन खरीदना है मेरे को, यार कौन सा खरीदना है? तो बोले सेलो ग्रिपर खरीदना है। बोले सर 7 रुपए का पेन है। मतलब किसी भी वस्तु सेवा का बाजार में जो मूल्य होता है उसी को कौन सा मूल्य कहते हैं? बाजार मूल्य। ठीक है, परंतु बात आती है फैक्टर कॉस्ट की। कल की क्लास में आप लोग सभी थे, आप लोगों को मैंने उत्पादन के साधन बताए थे क्या? याद आ रहा है? कौन से थे? क्योंकि अब मेरी बारी पूछने की, क्योंकि यार मैं पूछता वही चीजें जो पढ़ा चुका होता हूँ, और मेरे हिसाब से ऐसा है कि जो चीज नहीं पढ़ी वो नहीं आती वो बिल्कुल ठीक है, बट जो पढ़ी और वो नहीं आती वो बड़ी दिक्कत की बात है।
ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा उत्पादन के साधन कितने थे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर कॉस्ट, अरे हल्का हल्का सा दिमाग में। पहला कौन सा था? भूमि, लैंड। दूसरा श्रम, लेबर। तीसरा पूंजी या कैपिटल। और चौथा कौन सा था? उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो 4 साधन है किसी भी चीज को बना सकते हैं, मैंने आपको कल उदाहरण के रूप में भी दिया था। इन चारों साधन की जो भी प्राइस आती है ना, उसी को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल देखिए, फिर से एक और बार बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस बार बना रहे हैं अपन लोग फैक्टर कॉस्ट काय की, नैनो ही बनाते हैं, तो मेरा फेवरेट है यार, थोड़ा पता नहीं क्यों। ठीक है, तो नैनो बनाते हैं। लेट से एक नैनो बनाने की टोटल प्राइस आ रही है 100 रुपए। इस नैनो की 100 रुपए की प्राइस में भाई जिस जगह पे नैनो बन रही होगी तो भूमि का कुछ रेंट लगा होगा, समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? मान लीजिए कि 10 रुपए का रेंट लगा है उस भूमि पर बनाने के लिए। लेबर कॉस्ट लगी होगी इस पे, तो ये लैंड का आ गया। ठीक है, लेबर कॉस्ट लगी होगी लेट से 20 रुपए की, लैंड लेबर। ठीक है भाई, जब नैनो बना रहे होगे तो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है बेटा। बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल यानी पूंजी चाहिए। तो इतनी पूंजी अपने पास होती है क्या? अपन क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं बैंक से। जब बैंक से लोन लेंगे तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूंजी यानी कैपिटल भी अपन ने बैंक से ली थी, तो उसके लिए ब्याज दिया अपन ने, मान लीजिए 10 रुपए का या 5 रुपए का जो भी है। ठीक है, और जो लास्ट में बचे हुए पैसे हैं, ये पैसे हम लोग प्रॉफिट के रूप में जोड़ते हैं। टोटल कितने हैं? ये हो गया भाई साहब 40 और 60 रुपए। भाई कुछ कच्चा माल भी तो लगा होगा इस पूंजी से खरीदने के बाद में, वो सारी प्राइसेस इसके अंदर इंक्लूड होती है। ये एंटरप्रेन्योरशिप की जोड़ लीजिए। मतलब उत्पादन के सभी साधनों का जो मूल्य होता है उसको मैं कंबाइन कर दूं, ये सभी साधन थे उत्पादन के, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, इसको मैं कंबाइन कर दूं तो मेरी प्राइस निकल के आ सकती है क्या? यहां मैंने उल्टा किया, पहले प्राइस से आपको उत्पादन के साधनों का निकाला अलग अलग। परंतु जब भी प्राइस डिसाइड करते होगे तो ऐसे नहीं डिसाइड करते होगे क्या कि भाई साहब 100 रुपए की मजदूरी लगी, 20 रुपए का हमारे यहाँ पर रेंट लग गया, या उल्टा कर लो 10 रुपए का रेंट लग गया और यहाँ पर 20 रुपए की मजदूरी लग गई, 10 रुपए का ब्याज लग गया और 60 रुपए का कच्चा माल लग गया, या लेट से 50 रुपए का कच्चा माल लग गया। ठीक है, टोटल 90 रुपए की आ गई कॉस्ट, 10 रुपए हमारा प्रॉफिट। प्राइस कितने रख देते हैं? 100 रुपए। ऐसे डिसाइड करते हैं अपन लोग, कोई भी चीज बनाना है तो, है ना? तो यहां पर उत्पादन के सभी साधनों का योग ही कहलाता है कौन सी लागत? साधन लागत। सभी साधनों का योग है, तो साधनों की बोलते हैं ना कितनी कॉस्ट आई भाई इसको बनाने के लिए, तो बोले सर सभी साधनों की लागत थी 100 रुपए, जो साधन लागत थी वो हमारी 100 रुपए हमने कर दी। फैक्टर कॉस्ट समझ में आई है क्या आप लोगों को? उत्पादन के सभी साधनों की लागत ही साधन लागत कहलाती है, फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइजेस को ही या कॉस्ट को ही फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। क्लियर है? समझिएगा। आप बोलोगे सर ये भी ठीक है, साधन लागत भी समझ में आ गई, मार्केट प्राइस भी समझ में आ गई, पर ये दोनों अलग कैसे है? क्योंकि हमने तो देखा है कि 100 रुपए जो इसकी कॉस्ट है वही मार्केट में 100 रुपए में मिल जाता है। आपको ऐसा लगता है, होता नहीं है। समझिए आप, जैसे ही नैनो 100 रुपए की बनी और कंपनी से निकलती है ना, तो वहां पर एक तोता मिल जाता है उसको। ठीक है, वो तोता रहता है गवर्नमेंट का। वो बोलता है भाई साहब ये 100 रुपए की जो नैनो है 100 रुपए में नहीं जाने देंगे, हफ्ता वसूली करवाना पड़ेगा आपसे। गन रख देता है ऐसे सर के ऊपर। हालांकि गवर्नमेंट ऐसे हफ्ता वसूली नहीं करती। आपको पता होगा जब भी कोई वस्तु या सेवा आप खरीदते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाती है? क्या लगाती है बेटा? टैक्स लगाती है। तो क्या एक्चुअल में 100 रुपए की नैनो आपको बाजार में 100 में मिलती है? लेट से 18% जीएसटी लगा दिया तो 118 की मिलेगी। ठीक है, हमको कैलकुलेशन में टफ नहीं चाहिए भाई साहब, तो हम लोग 20 रुपए का टैक्स लगाते हैं। हमारी मर्जी, जीएसटी की रेट चेंज कर लेते हैं। नैनो टैक्स लगने के बाद कितने रुपए की हो गई है? 120 रुपए की। समझ पा रहे हैं? कोई भी चीज, चाहे आप बुक्स खरीद लो, चाहे आपने कोचिंग की फीस जो पे की है, इसके ऊपर भी 18% जीएसटी लगता है। अगर आप लोगों ने 1 लाख रुपए पे किए होगे तो 18,000 सरकार को जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर जैसे ये फैक्टर कॉस्ट थी उसमें क्या जुड़ जाता है? टैक्सेस। और मार्केट में कितने रुपए में मिलती है? 120 रुपए में। और समझिए यहाँ एक और कैच है। अब नैनो खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, 100 रुपए की जगह 1 लाख मान लेते हैं, क्योंकि 1 लाख की ही नैनो आती है। 1,20,000 की हो गई थी टैक्स के बाद में। ठीक है, अब मान लीजिए उन्होंने कुछ देखा कि भाई कुछ योगेंद्र सर जैसे गरीब लोग भी है जो 1,20,000 की अफोर्ड नहीं कर पा रहे नैनो, डिस्काउंट देना पड़ेगा कुछ। समझ पा रहे? अब नैनो के लिए तो डिस्काउंट नहीं देती सरकार, सरकार देती है गेहूं के लिए डिस्काउंट, उसको कहते हैं हम लोग सब्सिडी। सुना होगा आप लोगों ने, गेहूं मार्केट में 30 रुपए केजी चल रहा है, बट लोगों को कितने रुपए केजी मिलता है? मिलता है नहीं मिलता? लोक वितरण प्रणाली हमारे सिलेबस में है ना, हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो ये जो 30 रुपए में मिल रहा है, मतलब इसके 28 रुपए का ही भगवान दे रहे हैं क्या? सरकार देती है क्या? सब्सिडी। खरीदा तो 30 रुपए जाता है, ठीक है, 20 रुपए में 28 रुपए, बीच में जो 28 रुपए है वो सरकार पे करती है और आपको कितने देना पड़ता है? 2 रुपए। समझ पा रहे हैं क्या आप?
तो मान लीजिए कि सरकार ने कल को एक स्कीम निकाली कि भाई योगेंद्र सर को सब्सिडी दो योजना, और इस योजना में कह दिया कि अगर योगेंद्र सर या फिर विक्स के जितने फैकल्टी ये कार खरीदेंगे तो उनको लेट से ये जो कार है वो मिलेगी 30 रुपए की सब्सिडी के बाद। तो अब ये 120 रुपए की कार हो गई थी, हम लोग मार्केट में टैक्स लगा के आ गए थे। 30 रुपए की सब्सिडी देंगे तो मुझे मार्केट में कितने की मिलेगी, कितने की मिलेगी बताइए जरा निकाल के, 90 रुपए की। समझ पा रहे हैं आप यहाँ पर? ठीक है, अब देखते हैं यहाँ जो फॉर्मूला निकल के आता है, इसको रटना नहीं है, फिर से बता रहा हूँ। ऐसे ही फैक्टर को समझ में आ गई। 100 रुपए जो सारे के सारे फैक्टर थे, मार्केट में आ रही थी, गवर्नमेंट का तोता मिला, बोले भाई क्या दो, टैक्स जोड़ा, टैक्स 20 रुपए, कितने रुपए की हो गई, 120 रुपए की। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर कुछ चीजों पे तो टैक्स नहीं होता, फिर नहीं होता तो जीरो कर दो, प्लस जीरो, कुछ नहीं तो जीरो ही है ना, तो 100 रुपए की हो जाएगी। जैसे कुछ चीजों पे सब्सिडी नहीं होती, भाई पेन खरीदने में सब्सिडी मिलती है क्या, नहीं मिलती, तो 120 की मिलेगी, जिसपे सब्सिडी मिलेगी तो माइनस 30 रुपए हो जाएगा, अदरवाइज माइनस जीरो हो जाएगा, वापस से 120 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? और अब मार्केट में मुझे नैनो कितने की मिलेगी बेटा, 90 रुपए की। देखिएगा साधन लागत से मैंने बाजार मूल्य ला लिया है क्या निकाल के, ये बाजार मूल्य है जितने रुपए में बाजार में मिलती है। तो साधन लागत से बाजार मूल्य लाने के लिए मैंने क्या किया समझिएगा, ये कौन सी कॉस्ट थी, फैक्टर कॉस्ट थी। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में प्लस क्या किया है, एक्सेस, और इसमें से माइनस क्या कर दिया है, सब्सिडी। रटने की जरूरत पड़ रही है इस फॉर्मूले को, रटने की जरूरत, रटना नहीं है बड़ी, देखो मैं बता रहा हूँ, इससे क्या निकल के आ गया हमारा बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस। समझ पा रहे? रटने की कोशिश करो, क्योंकि फॉर्मूला रट लोगे भाई, अगर उसका इंप्लीमेंटेशन ही नहीं पता तो इकोनॉमी में मजा नहीं आता फिर पढ़ने में, ऐसा है ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मार्केट प्राइस जो है उसको निकालने के लिए साधन लागत में क्या जोड़ देते हैं, टैक्स, और माइनस कर देते हैं सब्सिडी। क्यों माइनस करते हैं पता होना चाहिए आपको, यहाँ पर पता चल रहा होगा। क्लियर है क्या तक? भाई अगर उल्टा करोगे, फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ठीक है, या फिर ऐसा करो इन दोनों को उधर कर दो, फैक्टर कॉस्ट इक्वल तो आ जाएगा मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, उल्टा चल देते हैं। किया है क्या, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में ऐड करेंगे क्या, सब्सिडी 120 का आ गया, माइनस क्या कर देंगे, टैक्स। समझ पा रहा है इस चीज को, क्लियर है यहाँ तक के? ठीक है, तो आप लोगों को फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस समझ में आई है क्या? ठीक है, मैंने जीडीपी में आपको बताया था कि जब भी आप जीडीपी की गणना करेंगे तो आपको कोई ना कोई मूल्य चाहिए रहेगा, मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी होता है ना। फिर से आ जाइए, ठीक है, जीडीपी क्या होता है, वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी होता है। सिंपल चीज है भाई, नैनो का मौद्रिक मूल्य कितना था, एक 100 रुपए फैक्टर कॉस्ट, एक 90 रुपए मार्केट प्राइस। तो सर कौन सा वाला ले, आपकी मर्जी, कोई भी ले लीजिए, जीडीपी की गणना ही करना है, मूल्य चाहिए, दोनों में से कोई भी मूल्य ले सकते हैं बेटा। बट जब आप जीडीपी की गणना साधन लागत पर करते हैं तो उसको कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर जीडीपी। पर जब आप जीडीपी की गणना बाजार मूल्य पर करते हैं तो उसको कह देते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। समझ पा रहे? आपकी मर्जी है, सरकार दोनों में से किसी पे भी कर सकती है, दोनों पे करती है। और अभी जो है, पहले जो नॉर्मली हम लोग चलन में था वो फैक्टर कॉस्ट पे करते थे, परंतु हम लोगों ने अभी परिवर्तन किया है, अब हम लोग बाजार मूल्य पर जीडीपी की गणना करते हैं, मार्केट प्राइस पर करते हैं। समझ पा रहे इस चीज को? क्लियर है? ठीक है, कल अपन लोग इससे रिलेटेड दो और कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक बेस प्राइस का, ठीक है, या स्थिर मूल्य भी कहते हैं, करंट प्राइस या चालू मूल्य, आप लोगों ने सुना होगा, प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी, स्थिर मूल्यों पर जीडीपी क्या होती है, देखेंगे इसको अच्छे से। समझ पा रहे हैं यहाँ तक के? कोई समस्या है यहाँ तक? ठीक है, तो यहां से अपने मेन कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, सीधा क्वेश्चन, एकदम सीधा। एमपीपीएससी में आज तक जो क्वेश्चन आए हैं, कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन आया है, बस पूछ लेते हैं भाई जीडीपी क्वेश्चन मार्क, बस इतना सा, जीडीपी क्या है, 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा जीडीपी क्या है, या फिर दोनों को पूछ सकते हैं जीडीपी और जीएनपी क्या है, क्योंकि ये भी आ गया एक बार। समझ पा रहे हैं क्या? तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, हम लोग देखेंगे, इसमें जीडीपी निकालने की विधियां भी पड़ेगी, तो वो कल की क्लास में हो जाएगा। अभी कोई समस्या? ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग, है ना।